आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल वॉइस ऑफ लद्दाख। लद्दाख की हालत हाजिरा, सियासत, फरहंग, तरक्याती पेशरफ्त और इक़्तिसादी सरगर्मियों का अहाता करता हुआ ताज़ा तरीन पेशकश। आप तमाम मीडिया हजरात के यहाँ पे इतने शॉर्ट नोटिस पे आने का आप लोगों को हम बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम लोगों को सलाम जुले। आज ये यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद हमारा यही था कि आज ट्रांसपोर्टर कारगिल, जिसमें हमारे टैक्सी यूनियन प्रेसिडेंट और उनकी एग्जीक्यूटिव बॉडी, बस यूनियन, ट्रक यूनियन, ये सारे जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं, बाइक से लेके ट्रक तक, हमारे यहाँ पे एक मीटिंग हुआ और उस मीटिंग में ये तय पाया गया कि हमारे पूरे करगिल में जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं, पूरे ट्रांसपोर्टर्स का एक ही एजेंडे को लेके जाने के लिए, जिसमें कॉमन हमारा जो एजेंडा होता है उसको लेने के लिए हमने ये जरूरी समझा कि हमारा पूरा ऑल कारगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का एक यूनियन होना और उसका एक सदर होना बहुत ही जरूरी समझा इस दौर में। तो आज हमारा पूरा 2 घंटा यहाँ पे पूरा थॉरली डिस्कशन होने के बाद हमें ये तय पाया गया कि हमारे यहाँ पे एक ऑल कारगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के नाम से हमने एक सबके ऊपर एक यूनियन, जिसमें हमारे ट्रक से लेके बाइक तक पूरे जो भी ट्रांसपोर्ट में आते हैं उन सब पे एक ही यूनियन करार पाया, ऑल कारगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन लद्दाख के नाम पे। तो उसमें हमारा बहुत सारे कैंडिडेट थे, जिसमें से सारे ट्रांसपोर्टर्स का जो एक शख्सियत पे कि उनका सारे का एक शख्सियत पे ये हुआ। तो उसमें हमारे रियाज अहमद खान साहब को हमने पूरे ट्रांसपोर्टर्स मिलके सदर चुनाया गया है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले दावत देता हूं ट्रक यूनियन के प्रेसिडेंट साहब को कि उनको खतब पेश करें और हमारे यहाँ इस पूरे ऑल कारगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में इनका इस्तेमाल करें। इसके बाद बस यूनियन के प्रेसिडेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको अपना रिवायती खतब पेश करें। इसके बाद मैं लॉर्ड कैरर 207 के प्रेसिडेंट से इल्तिमास करता हूं कि वो यहाँ पे आए और अपने नए सदर का खतब पहनाए। इसके बाद हमारे बस ऑपरेटर्स यूनियन के प्रेसिडेंट से गुजारिश करते हैं कि वो अपना खतब पेश करें। मिनी बस। इसके बाद मिनी ट्रक यूनियन के प्रेसिडेंट से मैं इल्तिमास करता हूं कि वो अपना खतब पेश करें। और प्रेसिडेंट टेम्पू यूनियन के से हम गुजारिश करते हैं कि वो नए प्रेसिडेंट को जो है खिताब देना है। इसके बाद लास्ट में मैं खुद प्रेसिडेंट टैक्सी यूनियन करगिल, इनका बहुत ही इस्तेमाल करते हैं और इनसे हमारी बहुत उम्मीदें हैं। तो इस उम्मीद को इंशाल्लाह उम्मीद पे खड़ा उतरेंगे, ये हमें उम्मीद है। तो हमारा इशू है सर कि जो परमिट का मसला है, जो अभी में जो हमारा इशू चल रहा है और पूरे ट्रांसपोर्टर का जो परमिट का मसला है, वो सारा जो है आपको हमने यहाँ बता दिया है। तो इसको थोड़ा आप अपना ये करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो करगिल के ऑल ट्रांसपोर्टर्स हैं कि इन्होंने मुझ पे भरोसा जताया। इनको मुझ पे भरोसा जताने के लिए कि ये कुछ करेंगे, आगे इनकी कुछ उम्मीदें हैं और इंशाअल्लाह मैं तहे दिल से कोशिश करूंगा कि इनकी उम्मीदों पे खरा उतरूं। इनके हिसाब से इनके जहां मुश्किलात हैं मैं वहां तक पहुंचूं। एडमिनिस्ट्रेशन से चाहे टेकअप करना हो, चाहे किसी भी लेवल पे टेकअप करना हो, इंशाअल्लाह मैं इनकी उम्मीदों के हिसाब से इंशाअल्लाह मैं अपना काम बखूबी अंजाम दूंगा इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले मैं आप सारे मीडिया हजरात का भी यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है 5 अगस्त 2019 एक तारीखी दिन था हमारे लद्दाख के लिए। हमारा लद्दाख यूटी में तब्दील किया गया, जो कि पहले जम्मू एंड कश्मीर रियासत के साथ था।
तो लोगों को वक्तन बवक्तन अपने अपने हिसाब से लोगों को कुछ परेशानियां आई, कुछ दुश्वारियां आई, कुछ मुश्किलातें भी आई होंगी, लेकिन जहां तक आल ट्रांसपोर्ट का मसला है, जैसे आप बखूबी जानते हैं कि पहले हमारे पास परमिट होता था J&K स्टेट का, तो अब अगर आज लद्दाख यूटी हमारे J&K परमिट को श्रिंक करके सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट में रखा जाए, सिर्फ अगर ले और डिस्ट्रिक्ट कारगिल में ही हमें चलने का इजाजत दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि हमारे ट्रांसपोर्टरों के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी होगी, क्योंकि हमें आज तक पिछले 100 साल से हमारा यही रिवायत चला आ रहा है कि हमारा बिजनेस श्रीनगर के साथ जुड़ा है, हमारा बिजनेस जम्मू के साथ जुड़ा है। हमारे ट्रांसपोर्टर खास करके इतने अचानक से ये तब्दीली शायद बर्दाश्त ना कर पाए, तो इस मसले को लेके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को आगे गौर करना पड़ेगा, आगे गौर करना होगा, और हमें किसी भी हद तक हमें इस मसले को सुलझाने के लिए जाना पड़े, इंशाल्लाह हम तैयार हैं। और दूसरी बात, जो एक लेटेस्ट परमिट का यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना फैसला लिया है, उसमें भी ये कहना चाहूंगा कि कुछ हमारे पहले मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से हमें मिलता था, पहले हमें जो भी परमिट मिला है, और आगे भी हमें उसी हिसाब से परमिट दिया जाए, ताकि अगर किसी का गाड़ी अगर मान लो 15 साल या 20 साल पुरानी हो जाती, तब उसी परमिट को हम नए गाड़ी पे लगा सकते थे। ऐसा प्रोविजन हमें पहले यहाँ पे सहूलियत कह लो आप, हमें दिया जाता था, लेकिन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का इस रिगार्डिंग इस मसले को लेके कोई अभी तक राय अमल हमारे सामने नहीं आया है। और परमिट को लेके इन्होंने हमें एक ऑप्शन दिया है, डिस्ट्रिक्ट परमिट, लद्दाख परमिट और नेशनल परमिट। इसका मतलब जो हमारा जेके परमिट जिसके पास J&K जम्मू कश्मीर जो 5 अगस्त से पहले था, 5 अगस्त 2019 से पहले जिस गाड़ी के पास जम्मू एंड कश्मीर परमिट था, उस मसले को लेके अभी तक यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो लद्दाख यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो अभी तक खामोश है। और हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि हमारा J&K जो परमिट है वो J&K परमिट ही रहे, जिसमें यूटी ऑफ J&K भी आए और यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर भी आए। तो दूसरा हमारा, मैं बहुत ही जरूरी बात यहाँ पे ऐलान करना चाहता हूँ कि मैंने अक्सर देखा आल लद्दाख ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन आल्टा के नाम से लेह में एक रिप्रेजेंटेशन, एक बॉडी फॉर्म हुआ है। मैं हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम अहदेदारों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, जो लेह में आल लद्दाख ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के नाम से जो कोई भी वहां से मेंबर आता है, उसमें करगिल का शमूलियत बिल्कुल ना है। लिहाजा जब भी कोई डिसीजन हो, जब भी कोई ट्रांसपोर्टरों को लेके, जब भी कोई परमिट को लेके या किसी भी चीज जो रिलेटेड ट्रांसपोर्टर से उससे रिलेटेड हो, तो हमें भी इंटीमेट दिया जाए, क्योंकि लेह में जो आल लद्दाख के नाम से जो फॉर्मेशन उन्होंने एक एसोसिएशन किया है, उसमें डिस्ट्रिक्ट कारगिल का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि लद्दाख यूटी में 2 मेन डिस्ट्रिक्ट हैं। हम लद्दाख के आधे हिस्से को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो लिहाजा हमें भी उसी हिसाब का रिप्रेजेंटेशन हर जगह मिलना चाहिए। और लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जैसे हमारे सारे ट्रांसपोर्टरों ने मुझ पे भरोसा जताया है, मुझे अपना प्रेसिडेंट यहाँ पे चुना गया है, तो मैं इसके लिए इन सबका शुक्रगुजार हूँ। और इंशाल्लाह मैं आप सबके सामने इनसे वादा भी करता हूँ कि मैं अपने काम को लेके या जो भी मुश्किलात हमारे ट्रांसपोर्टर भाइयों को आएंगे, इंशाल्लाह आगे जाके मैं उसको हल करने की कोशिश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। तो एसोसिएशन फॉर्म हुआ है आल ट्रांसपोर्ट, तो एक दो सवाल हमारे नुमाइंदे भी करेंगे, तो ओवरऑल टैक्सी यूनियन के हवाले से एक दो सवाल होंगे। सर, कोर्ट का क्या स्टेटस है अभी तक, और हमने कल और प्रेस कॉन्फ्रेंस ले यूनियन की जानिब से, तो ओवरऑल थोड़ा बहुत स्टेटस बताओगे, और साथ ही साथ इनर लाइन रूट्स पे अपना गाड़ी अभी तक चल रहा है कि नहीं, ये थोड़ा बहुत अपडेट करोगे। देखिए हुसैन साहब, जो ऑनरेबल कोर्ट का जो इंटरिम रिलीफ जो था, उसमें क्लियर लिखा है कि कोई पाबंदी नहीं है, कहीं भी जा सकता है, चाहे इनर रूट्स हो चाहे हाईवे हो। उसमें स्पेशली जो नोबरा पैंट ये सब बता रहा था, तो उसमें इंटायर लद्दाख कहीं पे भी कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, वो क्लियर है ऑनरेबल हाई कोर्ट का। तो उसमें परसों शायद आपने देखा होगा, मीडिया में भी देखा होगा कि हमारा एयरपोर्ट से कुछ अपना क्लाइंट था, टूर
तो वहाँ पे थोड़ा बहुत मसले बने। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मैंने देखा है, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है, उन पे हमें पूरा भरोसा है। तो वहाँ से फिर वहाँ हालात क्या हुआ वो आपने मीडिया में देखा है। उसके बाद रात में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आता है तो वहाँ पे सारे स्टेक होल्डर्स, हर किसी को मैंने देखा, मैंने खुद भी सुना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो वो मुझे नहीं लगता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोर्ट का जो डिसीजन है या कोर्ट का जो इंटरिम रिलीफ है वो चेंज कर सकता है, क्योंकि इससे पहले भी ये तो 1.5 महीने से चल रहा है। इससे पहले हमने देखा है कि वहाँ बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो जिन्होंने पूरे लद्दाख की रिप्रेजेंट भी किया है लोकसभा में, तो हमारे वहाँ बहुत सारों ने कहा कि कोर्ट से जो आते हैं तो उसको हम वेलकम करते हैं। तो अभी कोर्ट से आने के बाद भी उनका ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये तो मेरे समझ में नहीं आया कि किस हिसाब से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम जाने नहीं देंगे। तो हमें समझ में नहीं आया कि ये तो हमें चैलेंज नहीं कर रहे, जो कोर्ट से इंटरिम रिलीफ मिला है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं। मैं इब्राहिम साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है, कोई भी मैटर हमारा कोर्ट में पेंडिंग है तो हम एक कानून को मानने वाले शहरी हैं। हमारे करगिल में आज तक कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, जो भी ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर होगा हम उसको तस्लीम करेंगे। अगर ऑनरेबल कोर्ट हमें समझती है कि हम भी लद्दाख का हिस्सा हैं, हम वहां जा सकते हैं, तो हम जाएंगे इंशाल्लाह। किसी के गुंडागर्दी से, अगर रोकने से, किसी के धमकाने से हम नहीं रुकेंगे। और एक बात मैं कहना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से कि जैसे अब हम यूटी लद्दाख में हैं और हमारा कैपिटल लेह है, हम उसको भी तस्लीम करते हैं। लेकिन जैसे आप लोगों को पता है, लेह यहाँ से 220 किलोमीटर दूर है। यहाँ से रात को हमारी गाड़ियां, जब भी हमारी सवारियां लेके गाड़ियां जाती हैं, वहां पे रुकने का कोई हमारे पास साधन, कोई व्यवस्था नहीं है। आज से पहले हम जब जम्मू कश्मीर में होते थे, श्रीनगर हमारा हेडक्वार्टर था, वहां पे करगिल हाउस था। जम्मू हमारा हेडक्वार्टर था, वहां पे भी हमारा करगिल हाउस था, जहां पे हमारे ड्राइवर्स हजरात यहाँ से जाके सवारियों को अपने मुकाम में पहुंचा के सेफली एक जगह बैठते थे, एक जगह आराम से वो सेफली बैठते थे। तो मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये गुजारिश करना चाहूंगा कि जैसा कि ले आज हमारा यूटी हेडक्वार्टर है, तो वहां पे भी एक करगिल हाउस तामीर हो। वहां पे भी हमारे लोगों को, हमारे यहाँ से जो भी हमारे ट्रांसपोर्टर या हमारे जनरल पब्लिक में से जो भी जाए, वहां पे लोगों को बैठने का कोई ना कोई सहूलियत हो, क्योंकि ये हम कोई गैर कानूनी मांग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपको भी पता है, जैसे कि हमारे कश्मीर में हमारा करगिल हाउस है, दिल्ली में भी हम इंशाल्लाह हमारे बहुत जल्दी करगिल हाउस है। और हमारे करगिल से इतने लोग लेह में, जैसे आप लोगों को पता है, बहुत ये टूरिस्ट हब है। वहां पे अक्सर ऐसा देखा जाता है कि होटलों में जगह नहीं होता, और या होता है तो कुछ लोगों के पास शायद इतने पैसे भी ना हो। तो करगिल हाउस एक सराय हम इसलिए रखा जाता है ताकि करगिल से जिसको भी जो भी काम हो, क्योंकि हमारा सिविल सेक्रेटेरिएट जो है, जो हमारा गवर्नमेंट है, आज के डेट में हमारा लेह डिस्ट्रिक्ट में मुकाम है। तो मैं समझता हूं कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, और उस दिन का मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, उस दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी देखा, लेकिन उस दिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि 50 साल पहले जो था उस पे ना जाइए। 5 अगस्त 2019 के बाद हमारा स्टेट अलग हो गया है, जम्मू कश्मीर से हम अलग हैं, हम अब यूटी लद्दाख में हैं। इस बात को जितनी जल्दी हम लोग समझे वो सबके लिए बेहतर होगा। अब यूटी लद्दाख में अगर ले हमारा हेडक्वार्टर है, तो ले में हमें एक करगिल हाउस या करगिल सराय वहां पे होना ही चाहिए। और जैसे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया था कि एक जो हमारे एक वहां पे हमारे दोस्त, उन्होंने ये भी कहा कि ये 50 साल से चला आ रहा है, तो 50 साल से हम यूटी में भी नहीं थे, अब यूटी में हैं। जैसे आज इनको आल लद्दाख ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन करगिल बनाने की जरूरत ही इसलिए पड़ी क्योंकि अब हम जो हमारे मुश्किलात हैं, अब हम बिल्कुल शुरुआती दौर में हैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के। तो जब भी हमारा कोई भी प्रॉब्लम होगा, हम इस टाइम पे और इस लेवल पे अगर हम उसको रजिस्ट ना करें, इस लेवल पे हम उसको ना समझाएं, तो शायद एक कोई कानून बनने के बाद, कोई प्रेसिडेंट बनने के बाद शायद हम आगे जाके उसका मुखालिफत ना कर पाए। इसलिए हम अभी बहुत ही शुरुआती दौर में हैं। ये हम पे शरी फरीजा भी है कि अगर कोई चीज हम शुरुआती दौर पे और हम यहाँ इस मुकाम पे हैं, तो हमें उस चीज को आने वाले हमारे मुस्तकबिल के लिए भी कुछ खुशनुमार हमें बनाने की कोशिश करना है, ताकि जो भी प्रोविजन, जो भी रूल हो,
अस्सलाम वालेकुम। सर ये कोविड बंदिश के बाद आम लोगों का ये इल्ज़ाम है कि ट्रांसपोर्टर खासकर टैक्सी और बस यूनियन बस हजरात लोगों से कुछ खुद साख्ता रेट बनाकर पहले के निस्बत पे कोई 40-50% रेट एक्स्ट्रा लेते हैं, लोगों से पैसा एक्स्ट्रा ज़्यादा लेते हैं। तो आप नए ये सदर बन गए हैं ट्रांसपोर्टर का, तो आप ओवरऑल रेट को लेकर खासकर इस दौरान इस रेट को नॉर्मल पर लाने के लिए अगर आपका हुकूक बनता है रेट, हमने भी सुना है कि 2017 के बाद रेट रिव्यू नहीं हुआ है, तो इनको अपना हक दिलाने के लिए और आम लोगों को भी इंसाफ करने के लिए आप क्या इक़दाम उठाएंगे? मैं इसमें बस कुछ दो बातें कहूंगा और इससे ज्यादा तो शायद हमारे जो यहाँ पे प्रेसिडेंट से उनको ज्यादा पता होगा। बस मैं इतना बताता हूँ कि जब कोविड-19 में जो गाइडलाइंस इशू हुआ था कि आप इतने लोग होंगे, इतने ही बैठेंगे, तो उसी हिसाब से शायद हमारे ड्राइवर हजरात अभी भी चल रहे हैं और उस गाइडलाइंस का अभी तक कोई दोबारा गाइडलाइंस नहीं आया कि हमने कोविड रिस्ट्रिक्शंस हमने हटा दिए हैं। अगर मेरे नॉलेज में नहीं है कि अगर कोविड रिस्ट्रिक्शंस हटा दिया गया है, तो अभी तक ऐसा कोई नॉलेज बसों में तो पूरा हमने खुद देखा है, बसों में कोई बंदिशें नहीं है, कोई बिल्कुल फुल करके लेते हैं जो पहले जिस तरह से आता है, कोई SOP कोई मतलब समाजी दूरी नहीं है। इसी तरह टैक्सियों में भी वही है। सईद साहब, अगर ये क्वेश्चन आप यूटी इंतजामिया से और खासकर कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट साहब से अगर करते हैं तो आपको क्लियर हो जाता है। 2018 में हमारा एक रेट लिस्ट बना था, इसके बाद आप कुछ जानते हैं तेल कितना महंगा हुआ, पेट्रोल डीजल का स्पेयर का ये सारे का। 3 महीना पहले मार्च में हमारा SDA मीटिंग हुआ था, उस वक्त हमारा जो एक्स प्रेसिडेंट था, एक्स प्रेसिडेंट साहब भी वहां पे उन्होंने मीटिंग में शमूलियत किया। तो अप्रैल में मार्च में ये SDA का मीटिंग होने के बाद 3 महीना 4 महीने के बाद मैं 2 बार गया हूँ RTO साहब के पास भी और कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट साहब के पास भी, और हमारा बराबर यहाँ से रिप्रेजेंटेशन भी गए हैं। लेकिन ये हमारी गलती नहीं है कि रेड लीज चस्पान करें। जब हमारे पास कोई रेड लीज ही नहीं है तो हम कैसे चस्पान करेंगे? ये अगर सवाल हमसे ज्यादा कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट साहब बेहतर जानते हैं, आप उनसे ही सवाल कीजिए तो वो बेहतर आपको जवाब दे सकते हैं। रियाज साहब, आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में ट्रांसपोर्ट को लेकर आपका किस तरह से स्टेप रहेगा स्ट्रेंथिंग करने के लिए, क्योंकि इस वक्त ट्रांसपोर्ट जो है अभी एक एसोसिएशन बन के जो है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन के सामने आ रहा है और आप न्यूली अपॉइंटेड हो चुके हैं, तो आने वाले दिनों में आपको किस तरह से इकदाम रहेगा इस चीज को स्ट्रेंथ करने के लिए? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को पहले बोला कि ये जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा न्यूली फॉर्म्ड यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, और मुझे लगता है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन बनने के बाद अभी तक कोई रूट परमिट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इशू नहीं करा है। वो इशू होने से पहले हमारे जो मुश्किलात 5 अगस्त 2019 के बाद उस जेड के परमिट का क्या होगा? क्या आज यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ये इख्तियार रखता है कि उस जेड के परमिट का मतलब आप ये समझिए सर, बट परमिट का मतलब अपने आप में एक जॉब है। आज किसी के पास बेरोजगारी तो आप लोगों को पता है हर इस तरह से बढ़ा हुआ, परमिट एक अपने आप में एक नौकरी है, परमिट से किसी का घर चलता है। तो अगर आप अपने किसी भी मुलाजिम को यूटी एडमिनिस्ट्रेशन होने के बाद अगर उसके सैलरी कट ऑफ नहीं कर सकते, अगर आप उसके सैलरी में कमी पेशी नहीं कर सकते, तो आप एक ड्राइवर की रोजी रोटी कैसे छीन सकते हो? तो आप खुद सोचे, हर ड्राइवर जब भी कोई आदमी अपने लिए परमिट चुनता है तो वो सोच समझ के कि मुझे कौन सा परमिट बेहतर रहेगा, या मुझे नेशनल परमिट लेना है या मुझे जेड स्टेट परमिट लेना है। तो इन सारे मसले हमारे पास बहुत है। इंशाल्लाह मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि इसको चाहे मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन अगर हमें लद्दाख या हमें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू एंड कश्मीर से भी तक भी हमें जाना पड़े, और लास्ट में हमारे पास एक ही रेजोल्यूशन बचता है, अगर हमें इसको कोर्ट में भी हमें लड़ाई को लड़ना पड़े तो हम इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। हमारा कदम कभी नहीं पीछे हटेगा, क्योंकि आज का जो हमारा जो भी फैसला होगा वो फैसला आने वाले हमारे करगिल में जितने भी ट्रांसपोर्टर्स होंगे वो आने वाले मुस्तकबिल का फैसला इंशाल्लाह हमारे इसी कदम पे होगा। क्या हम इस बात को लेके आगे लड़ेंगे या ऐसे चुप बैठे? आखिरी सवाल होगा इब्राहिम साहब से। माशाल्लाह जिस तरह प्रेसिडेंट यूनानिमसली आप लोगों ने एडवोकेट रियाज साहब को बनाया, तो सिमिलरली अगर टैक्सी यूनियन करगिल के हवाले से बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर आपके हसन पाशा साहब है सर, हमने सुना उसमें कुछ तब्दीलियाँ आपने लाया है या स्टिल वो MD ही रहेंगे, क्योंकि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाशा साहब नजर नहीं आ रहे? जी, हमारा MD जो है वो हसन पाशा साहब, पहले जब उनको मार्च अप्रैल में जब हमने उनको डिक्लेयर किया था कि उनको हमारा MD बनाया था, अभी भी वो हमारा MD ही है।
मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।